के बारे में हमने अध्ययन करा, जिससे ये ज्ञात होता है कि इनके शासनकाल के अंतर्गत किस प्रकार से चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची और चित्रकला में इन राजाओं का क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम संक्षिप्त में आपका अध्ययन करेंगे। कतिपय ऐसा होता है एलटी के पेपर में खास तौर से कुछ ऐसी बहुत बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है, जिन्हें हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम डीपली अध्ययन करेंगे इस संबंध में। छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में, एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें उन चीज़ों को नोट करते जाइए। यदि कहीं पर आपको शंका होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, या मुझे आप ईमेल के माध्यम से भी आप मुझसे उस चीज़ को पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के प्रश्नों की जो शंका है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जहाँ तक मुगल साम्राज्य की बात करें, उसमें किन महान चित्रकारों ने अपना योगदान दिया। आप सभी को पता है, मुगल काल में भारतीय चित्रकला का इतिहास के बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। तो लेट्स गो कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। हमने अभी तक के 14वें क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन हम आपके सामने है। मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, यह किसे कहा गया था? ठीक है, एक छोटा सा प्रकाश इससे पूर्व में आप लोगों के समक्ष डाल देता हूँ। पहले हमें गुप्त काल के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। मुगल काल के अंतर्गत गुप्त काल को भी स्वर्ण काल कहा गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सा चित्रांकन किया गया है। ताड़ वृक्षों पर, ग्रंथों पर इत्यादि चीज़ें की गई हैं। उस समय कला का बहुत ज़्यादा गुफाओं के माध्यम से, या जैन शैली के अंतर्गत कहो, या अजंता की जो गुफाएं मिली हैं, या एलोरा या भीमबेटका, इन चीज़ों में जो गुफाओं का जो चित्रांकन हुआ है वो गुप्त काल के उपरांत देखने को मिला है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय गुप्त काल के अंतर्गत कलाओं को अत्यधिक व्यापक तौर पर संजोया गया है। भवन निर्माण के अंतर्गत जो दरवाजों पे जो चित्रांकन किया जाता है, रंगोली जो बनाई जाती है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसलिए उसे गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो मुगल काल का स्वर्ण युग के बारे में हम टिप्पणी करेंगे। सर्वप्रथम पहले हम जो बात कर रहे हैं, मुगल काल का स्वर्ण युग था। ये स्वर्ण युग था शाहजहाँ का समय, क्योंकि शाहजहाँ ने इस समय बहुत सी स्थापत्य कला के अंतर्गत कला को उच्च कोटि की शिखर तक पहुंचाने में अपना बड़ा योगदान दिया, जिसमें आर्थिक तौर पर विशालकाय, सुधरणी, संपन्न सांस्कृतिक विरासत को झलकाती हुई पेंटिंग्स आपको दिखेंगी। स्थापत्य कला के अंतर्गत जो भवन निर्माण सबसे अधिक इस काल में किया गया है, और सजावटी जो साज सज्जा का जो विषय होता है उसके अंतर्गत इसमें बहुत ढेर सारी कल्पनाएं की गई हैं, और इसको देख के कई इतिहासकारों ने इस काल को इतिहास के अंतर्गत मुगल काल का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। परंतु कई ऐसे इतिहासकार भी हैं जो इसके शासन की घोर आलोचना भी करते हैं। इसमें विरोधाभास भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक और उन्नति की बात करती हैं, दूसरी ओर ऐसी समस्याओं की बात करती हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के बीच बो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी साम्राज्य के अंतर्गत, विशेषतः मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, कुछ नकारात्मक बातें भी हुई हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए कि वैभव पूर्ण स्थापत्य कला जो अपने चरम सीमा पे थी, जो विशालकाय भवनों का निर्माण किया गया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, जो जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद इत्यादि जो मस्जिदों का निर्माण किया गया था, जो स्तूप बनाए गए थे, ये
शाहजहाँ के समय अधिक मात्रा में बने हैं। इसके दुष्परिणाम क्या हुए? जो समाज में जो व्यक्ति विशेष जो रहता था, उससे जबरन वो कार्य कराया गया। उसके लिए उसे किसी प्रकार का धन राशि प्रदान नहीं की गई। गुलामी का वो दौर जिसमें समाज के उस तबके को गुलाम बनाया गया जो ये कार्य करने के इच्छुक नहीं था, तो भी ये कार्य उनके द्वारा किया गया। ऐसी भ्रांति अलग अलग विद्वानों द्वारा देखने को प्राप्त होती हैं और ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें, जो सारी चीज़ें शाहजहाँ द्वारा की गई थी, वो कहीं ना कहीं उसको पतन की ओर अग्रसर कर रहा था। साथ ही इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यदि हम उनकी बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में और साथ ही आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं आप, चाहे आप प्रवक्ता का दे रहे हों या एलटी का दे रहे हों, इसमें ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम ये यदि बात करें, शाहजहाँ का शासनकाल सही अर्थों में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना गया। मैंने इससे पूर्व आपको कहा था ना कि स्थापत्य मतलब भवन निर्माण इत्यादि, जहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया है भरपूर मात्रा में, उसे स्थापत्य कला से जोड़ा गया है। क्योंकि आप लोग यदि इसे डीपली समझते होंगे स्थापत्य कला क्या है, तो सही मायनों में उसका अर्थ आप समझ जाओगे। क्योंकि यही समय था जब मुगल काल की इस कला को उसके इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा गया। यदि हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो उस समय का भी काल को स्वर्ण काल कहा गया थी, मगर संज्ञा क्या परिवर्तित क्या हुई यहाँ पर? वहाँ पर स्थापत्य कला के अंतर्गत उसे स्वर्ण काल कहा गया। यहाँ पर चित्रकला को प्रदर्शित करते हुए व्यक्ति विशेष, प्रकृति चित्रण, व्यक्ति का चित्रण, शाहजहाँ का चित्रण, सजीव चित्रण जिसे सभी चित्रण कहते हैं, दरबारी चित्रण अधिक मात्रा में किया गया है। और पशु पक्षियों का भी जहांगीर के समय चित्रांकन किया गया है, इसलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा गया। जहांगीर के जो चित्रकला का जो काल है वो इतिहास में स्वर्ण युग के तौर पे दर्ज है। यदि हम अकबर के शासनकाल की बात करें, उसके अंतर्गत साहित्य और संगीत के क्षेत्रों में भी उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अलग अलग, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जितने भी राजा हुए हैं मुगल काल के अंतर्गत, एक बार उन पर हम सरसरी ही निगाह डाल देते हैं। बाबर का पुत्र कौन था? हिमायू का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ। जो ये सम्राट रहे हैं मुगल काल में, हर किसी के काल को स्वर्ण काल से जोड़ा गया है। यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहीं ना कहीं आपको हर किसी व्यक्ति विशेष सम्राट की काल को स्वर्ण काल के तौर पर दर्शाया गया है। अब बाबर की बात करें तो उसके समय में भी चित्रकला का जो एक प्रादुर्भाव उत्पन्न हो रहा था, तो उसका जो बीजारोपण हो रहा था वो बाबर ने ही बोया था। तो उस समय की एक धरातल पर जब मुगल शैली को ईरानी सभ्यता से जोड़ा गया था और भारतीय सभ्यता का उसमें मिश्रण किया गया था, तो वो साल, उस काल को भी स्वर्ण काल कहा गया है। अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग इतिहासकारों के देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। यदि अकबर का शासनकाल की बात करें, उसके अंतर्गत साहित्य की बात हुई है और संगीत क्षेत्र में का भी आनंद इस शासनकाल के अंतर्गत देखने को प्राप्त होता है। और अकबर का जो शासनकाल रहा वो संगीत और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर हम माने बाबर ने स्वयं का जो चित्रकला सीखी थी
जो बाबर द्वारा जो चित्रकला सीखी गई थी, उसने जो चित्रकारी के कुछ अभ्यास किया था, वो मुगल दरबार में चित्रकला का प्रोत्साहन जो प्राप्त हुआ वो अकबर के शासनकाल में प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम। अब कह रहा है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग। अब उससे पूर्व क्या था? मुगल काल को स्वर्ण युग कब कहा गया था? अब ये क्वेश्चन घुमा दिया गया है। क्वेश्चन घुमा दिया गया वो इस प्रकार से। पहले क्वेश्चन था मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का स्वर्ण युग था, वो था शाहजहाँ के समय का काल को स्वर्ण युग कहा गया है। यदि अब हम बात करें इसी का रूपांतरण, क्वेश्चन को किस प्रकार से रूपांतरित कर दिया गया है, वो कर दिया गया है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कौन सा था? वह शाहजहाँ का समय था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। मुगल काल में कला का उत्कृष्ट किसके राज्यकाल में हुआ था? कला का उत्कृष्ट मतलब कला का जो एक प्रादुर्भाव उत्पन्न, उसको नई शिरोमणि जिसे कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कला का पूर्ण रूप से विकसित होने, ये है जहांगीर के काल में। अब चित्रकला, अब पहले क्या था, इन शब्दों का हेर फेर देखना है। ये था जहांगीर के समय का। अब हम बात करें चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, किस सम्राट ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? यदि हम इसमें कहें तो जो ये क्वेश्चन है इसमें यदि आप देखें तो इसके अंतर्गत कोई भी सम्राट को दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि सभी सम्राटों ने चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी भूमिकाएं निभाई थी। और कुछ ऐसे मुगल सम्राट संस्थापक हुए हैं जिसके अंतर्गत बाबर एक अद्भुत कलापारखी था, जिसने बाबरनामा में बगीचों में दावत करते हुए उस चित्र का उत्कृष्ट चित्रांकन किया है, जो अपने संस्करणों में बाबर ने फारसी कला की ओर एक विशेष, जो उसका चित्रकार था बेहजाद की आलेखन शैली की बड़ी ही दृष्टिकोण तौर पे समदृष्टिपूर्ण समीक्षा की है। मतलब उसका डिटेलिंग बारीकी से अध्ययन किया गया है। सम टाइम ऐसा होता है जब कोई चित्रकार किसी चित्रकारी को करता है तो चित्रकार उस चित्र में बारीकियां को दर्शाने की कोशिश करता है, और जो दर्शक होता है, जो मूक दर्शक होता है, उसे देखता है तो उसकी आँखों को वो चीज़ें ना चुभें कर उसको शालीनता की जो पेंटिंग प्राप्त होती है, वो चीज़ें दर्शाना चित्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका रह जाती है। इसके अंतर्गत चित्रकार अपनी चित्र का जो चित्रांकन करता है वो सटीक सोच समझ के करता है। अब इसी के अंतर्गत हम बात करें बेहजाद के जो विषय के बारे में यदि हम बात करें, वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित एक युवा चित्रकार था, जिसके चेहरे पर यदि हम ईरानी सभ्यता के मुगल चित्रकलाओं पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रतिनिधित्व करते थे जो चित्रकार, उनकी क्या होती थी, दाढ़ी लंबी होती थी और वो सर पे टोपी पहना करते थे। जिस प्रकार की उनकी वेशभूषा था उससे उसका समाज का उसका दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशित हो जाता था, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। मगर बेहजाद इससे विपरीत था, क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखता था, क्लीन शेप रहता था और उसके चेहरे में एक चमक रहती थी। बाबर ने एक अन्य चित्रकार जो शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है, वह एक बहुत अच्छा कुशल चित्रकार था, जो सादृश्य मतलब प्राकृतिक चित्रणों का में निपुण था, परंतु उस चित्रकार की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। बाबर के संस्करण में यदि देखें तो जो मस्जिदों का वर्णन किया गया है, जो चीनी चित्रकारों की जो साज सज्जा का जो बहुतायत मात्रा में चित्रांकन हुआ है, वो किस ओर
दृष्टिकोणित होती है वो चित्रकला की उन्नति की ओर, जो बाबर के समय में रही उस ओर वो दृष्टिकोणित होती है। मगर कला की उन्नति बाबर कुछ नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य है, अगर यदि हम चित्रकला की उन्नति की बात करें तो बाबर के साम्राज्य के समय, जब बाबर का शासनकाल रहा, उस समय वो उतना चित्रकला के क्षेत्र में नहीं कर पाया जितना उसके बेटों के माध्यम से किया गया था। हुमायूं के माध्यम से किया था, अकबर के माध्यम से किया गया था, जहांगीर के माध्यम से किया, शाहजहां के माध्यम से किया। जो आने वाली जो पुश्तें थी उनकी, देखो ऐसा होता है, हम जिस समाज का आधुनिकरण में रहते हैं वहाँ पर चीज़ें डेवलप होती हैं, क्योंकि यदि हम बाबर की बात करें, वो पिछड़े हुए समाज से बिलोंग करता था। धीरे धीरे समाज डेवलप होता गया है, चित्रकला भी विकसित होती गई। उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाबर के समय कला उस श्रेणी को प्राप्त नहीं कर पाई जिस श्रेणी को प्राप्त करना चाह रही थी। ठीक है। अब दूसरी बात है उसके जो पुत्रों द्वारा किस प्रकार से चित्रकला को एक उच्च श्रेणी में पहुंचाया गया। अतः कला की विरासत को हुमायूं को सौंपकर संसार से विदा हो गए। जब कोई राजा मरणासन की स्थिति में होता है, उससे पूर्व वह अपना साम्राज्य अपने पुत्र या पुत्री को भेंट स्वरूप दे जाता है, जो उस साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है आने वाले समय के लिए। ये पीढ़ी दर ऐसे ही चलता रहता है, जिसे हम वंशवाद का शब्द गढ़ते हैं। जिसलिए हुमायूं को जब ये चीज़ सौंपे गए, उसने, क्योंकि बाबर के अंदर कला, कहते हैं ना कि बाबर एक कला पारखी था, तो उसके गुण कहीं ना कहीं उसके पुत्र के अंदर भी आएंगे। तो वो चीज़ हुमायूं के अंदर भी पुश्तैनी तौर पर उसे प्राप्त हुई थी चित्रकला। तो उसने भी स्वयं एक उच्च कोटि का चित्रकार बनने की कोशिश की, और वह उच्च कोटि का चित्रकार भी रहा, और अपने दरबार में अनेक कलाकारों को जो आश्रय उसने प्रदान किया, कलाकारों की निरंतर वो सेवा करता रहा। और ऐसा माना जाता है कि भारत में मुगल शैली की जो नींव रखने की बात होती है वो हुमायूं की ने ही रखी। परंतु इसके विपरीत, इससे पूर्व का जो हम स्मरण करते हैं, यदि हम बात करें तो मुगल शैली का जो संस्थापक रहा है वो बाबर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, मुगल शैली, अब शैली विकसित हो रही है, कला का क्षेत्र विकास के रूप में अग्रसर आगे को हो रहा है, एक स्वरूप उत्सर्जित हो रहा है, एक स्वरूप को प्रदान कर रहा है, कला एक स्वरूप को ओढ़े हुई है। तो यदि हम उसकी बात करें तो वो भारत में जो नींव रखी गई है वो शैली के रूप में, मुगल शैली का जो विकसित रूप हुआ है वो हुमायूं के समय में रखी गई है, ऐसे विद्वानों का कहना है। अलग अलग विद्वान इसके विरोधाभास भी उत्पन्न करते हैं, विरोध भी करते हैं, और साहित्यकार अलग दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, मगर जहाँ पर पूर्णतः मत होता है वहाँ पर कोई दृष्टिकोण काम नहीं करता है। यदि हम अकबर ने की बात करें तो उसने अपने पिता से जो पाया, कला के क्षेत्र में जो कला का प्रेम, जो कलाकारों का जो प्रोत्साहन किस प्रकार से किया जाता है, और बड़े बड़े कलाकारों को जो अपने दरबार में उन्होंने बुलाया और उन्हें आश्रय दिया, तो उससे यह प्रतीत होता है कि वह उच्च अर्थों में चित्रकला को समझता है, और जो चित्रकारों का जो सम्मान प्रदान करता है, और जो चित्रकला की जो उन्नति को प्रोत्साहन दिया था, वो अकबर के शासनकाल में प्राप्त हुआ। अब कहा जाता है अकबर ने विभिन्न प्रांतों से जो उच्च कोटि के जो चित्रकार थे, 100 से अधिक चित्रकार उसके दरबार में रहते थे। और यदि हम कलाकारों की बात कर ही रहे हैं तो अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चित्रकारों की जो संख्या रही है वो हिंदू चित्रकारों की संख्या रही है। इस प्रकार लगभग 100 से
उच्च कोटि के चित्रकार अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे और अकबर इन चित्रकारों की प्रसिद्धि थी ईरान यूरोप तक फैलाया करता था। जो अच्छा पेंटर होता है या पेंटिंग करता है, जो चित्रकार होता है, उस चित्रकार की चित्रांकन जो शैली होती है उसको देश विदेश की सभ्यताओं की जो निपुणता से जो चित्रांकन करने की जो क्षमता होती है, तो उसे देश विदेशों का प्रतिनिधित्व करने का भी अनुभव अधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार से अकबर इनके द्वारा बनाई गई हुई पेंटिंग देश विदेशों में प्रसारित किया करते थे, चाहे वो यूरोप की बात करें या ईरान की बात करें, इत्यादि क्षेत्रों में वो इनकी कला प्रदर्शनियों का प्रदर्शन किया करते थे। अकबर ने इन चित्रकारों की को जो प्रोत्साहन दिया, अपने समय में जो एक सम्मान दिया, वो अन्य किसी शासनकाल में, अन्य किसी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उनमें हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक होने के कारण ये हिंदुत्व का जो चित्रांकन, जो मुगल और ईरानी शैली का जो मिश्रण होता है, वो उसमें अधिक ना दिखते हुए उसमें हिंदू चित्रकारों द्वारा जो चित्रांकन किया है वो हिंदू देवी देवताओं का और हिंदुत्व का जो प्रतीक जो है, जो उपशैलियों द्वारा जो निर्गत हुई है, उनका छटा ज़्यादा दिखती है। और कला के जो समुचित जो मूल्यांकन और कलाकारों को जो प्रोत्साहन करने के लिए जो अकबर के जो दरबार में प्रति सप्ताह जो चित्रांकनों की जो प्रदर्शनी लगाई जाती थी, अकबर के पुत्र जहांगीर भी इसी परंपरा से कला की विरासत को बड़े ही योग्यतापूर्ण आगे बढ़ाता गया और उसकी जो उत्कृष्ट जो कला की जो स्मृति हैं उनको आगे संभालते हुए उसको प्रोत्साहन दिया गया। किंतु उसके जो पुत्र था, जो जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, उसकी विचारधारा में कला कुछ अलग दृष्टिकोण से उन्होंने देखा। ठीक है। अब शाहजहां ने अपने पूर्वजों की भांति कला प्रियता उसके अंतर्गत नहीं दिखाई, उसके अंदर कला के प्रति जो रुचि होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि ये पुश्तैनी तौर पे इन्हें ये विरासत के तौर पे मिली थी। तो उसने कुछ अलग करने की कोशिश करी और उन्होंने, यद्यपि वो दरबार में चित्रकारों का जो जमघट लगाया करता था, फिर भी उनमें से ना तो वो उत्साह था और ना ही वो कला के प्रति वैसे वैभव पूर्ण जो अभिरुचि थी वो नहीं थी। कहने का तात्पर्य है अकबर का जो पुत्र जहांगीर रहा, जहांगीर का जो पुत्र शाहजहां रहा, इनमें कहीं ना कहीं विभेद देखने को प्राप्त हुआ। अब शाहजहां स्थापत्य कला की ओर उसका रुझान अधिक था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल चित्रकला विकसित हुई। अब कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? या तो अकबर के शासनकाल में हुई, या बाबर के शासनकाल में हुई, या जहांगीर के शासनकाल में हुई, या हुमायूं के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? अब मैंने इससे पूर्व आपको कहा था कि ये अकबर के शासनकाल में अपने उस परिकाष्ठा को प्राप्त किया चित्रकला ने जो अन्य सम्राटों के समय में वो प्राप्त नहीं कर पाए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, मुगल शैली की नींव किसने रखी? अब ये कह रहा है कि मुगल शैली की नींव किसने रखी। यदि चित्रों के दृष्टिकोण से देखें तो हुमायूं ने इसकी वास्तविकता की जो नींव रखी, या हम इससे पूर्व की बात करें, कहीं पर यह क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य का विस्थापन भारत में किसके द्वारा किया गया, इसका स्थापक कौन था? वो तो हो जाएगा बाबर। यदि हम मुगल शैली की नींव रखने की बात करें तो वो बाबर के पुत्र हुमायूं द्वारा रखी गई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ? देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाता है। होते हैं हमारे ही आसपास के क्वेश्चन, हमें वो क्वेश्चन आता है, उसके उपरांत भी हम वहाँ पर उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। वो कारण क्या होता है, हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, वो कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए इसमें गुमराह करने के लिए कौन सा शब्द जोड़ दिया गया है। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ है किसके समय में हुआ है, कह रहा है
21 क्वेश्चन को देखिए। ये हुआ है आपके हुमायूं के समय में। अब न्यू किसने रखी? हुमायूं ने, और उसका प्रारंभ भी हुमायूं के समय में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत में जो मुगल शैली का जो प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ, हम उसकी व्याख्या करते हुए अब 22 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शिकार के चित्रों, यहाँ पर क्या है? शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? शिकार किस समय हुआ है? जानवरों को आखेट है, जिसे हम आखेट, अब या दूसरा शब्द आगे ये बढ़ सकता है कि आखेट का चित्रांकन सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये किस युग में हुआ है? तो बेसिकली है कि भैया मुगलों द्वारा अधिक मात्रा में शिकार किया गया है। हाथियों का शिकार किया गया है, बाघ का शिकार किया गया है, हिरण का शिकार किया गया है, भालू का शिकार किया गया, पेड़ पशु पक्षियों का शिकार किया गया है। जो आखेट है, जिसमें वो जंगल में सेनाओं को लेके जाते थे और अपने आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए वो बेजान जानवरों की हत्या किया करते थे। एक प्रकार से वह खेल के तौर पे उसे खेला करते थे, जिसे हम आखेट या शिकार का चित्रांकन की बात कर रहे हैं। यह मुगल शैली में ही हुआ है। यदि हम इसका संक्षिप्त में बात करें, मुगल शैली में आखेट, जिसे हम शिकार के चित्रों की संख्या अधिक मात्रा में दर्शाए गए हैं। अकबर के समय में भी भित्ति चित्रों पर आखेट का चित्रांकन किया गया। यदि अकबर के चित्रों की बात करें तो वो किसी भित्ति की बात कर रहा है, किसी पुस्तकालय या किसी चित्रपट में या किसी भवन के अंतर्गत जो चित्रांकन किया गया, जो चित्रपट के अंतर्गत किया गया, वो भित्ति चित्र कहलाए जाते हैं। उस समय भी आखेट के चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। मुगल शैली में जहांगीर के समय में भी ये चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें, जो याद करने लायक जो क्वेश्चन है वो है, अकबरकालीन भित्ति चित्रों में फतेहपुर सिकरी के महलों में बने हुए आखिर के चित्र विशेष उल्लेखनीय है। जो अकबर द्वारा जो बनाया गया, जो फतेहपुर का जो सिकरी है का जो महल है, वहाँ पर महलों में के जो दीवारों पर जो चित्रांकन किया गया है वो है आखिर का अधिक मात्रा में चित्रांकन किया गया है। राजाओं द्वारा घोड़े पर शिकार करते हुए और चारों तरफ से किसी जानवर को घेरते हुए चित्रांकन दर्शाया गया है और निर्दयी तरीके से उनका हत्या की गई है। दूसरी तरफ जहांगीर एक सौंदर्य प्रेमी बादशाह था। सौंदर्य मतलब जिसे सौंदर्य का प्यार हो, प्रकृति से प्यार है, कला से प्यार है, उसकी बात हो रही है। सौंदर्य, यदि हम नायिका की बात करें, कोई बहुत खूबसूरत नायिका की बात करें तो वो क्या होता है? सौंदर्य का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। अब कोई प्रकृति चित्रांकन हो रहा है, वो सौंदर्य का, जिसके अंतर्गत सौंदर्य रस की बातें जो होती हैं, यमक अलंकार, रस अलंकार, संगीत की बात करें, इन जो ये चीज़ों का जो मिश्रण जो बन के तैयार होता है, वो सौंदर्य की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है। वो बादशाह प्रेमी था। उसके शिकार के चित्रों में सजीवता और दृष्टिकोणित होती है। मतलब उसके द्वारा उसके समय जो चित्रांकन किया गया है, जो चित्रों को जो उल्लेखित किया गया है, चाहे यदि शिकार के दृश्यों की बात करें या प्रकृति चित्रण की बात करें या नायिका भेद की बात करें या नायक की भेद करें या दरबारी चित्रांकन की करें या सिंहासन की बात करें या राज दरबारी का चित्रांकन करें या हिंदू देवी देवताओं के ग्रंथों की बात करें या फिर ऋषि मुनियों की बात करें, तो उसकी चित्रांकन करने की जो कला थी वो सजीव तौर पे, जो हूबहू प्रत्यक्ष तौर पे जो चित्रांकन होता है, वो चित्रांकन जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। यदि हम जहांगीर के शासन की बात करें, सूक्ष्म चित्रकारिता हुई है, जो अकबर के शासनकाल में से कहीं अधिक विकसित हुई। अकबर के इसके जो पिता के जो शासनकाल में जो चित्रकला हुई है, उससे भी कहीं 100 गुना चित्रांकन जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 के क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ रहे हैं हम, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था?
ऑब्वियसली है कि जहांगीर ही होगा, क्योंकि वो एक कला प्रेमी था, वो सच्चा कला का पारखी था, वो कला की हर विधाओं से परिचित था, कला की हर जो वर्ण होते हैं उनसे परिचित था, रंगों का अच्छा ज्ञान था उसे। और जो उसके दरबार में जो चित्रकार थे वो निपुण चित्रकार थे, उच्च कोटि के चित्रकार थे, उनके द्वारा वो उन चीज़ों को समझ पाता था। कहते हैं जहांगीर के शासनकाल का एक बहुत अच्छा जो चित्रांकन हुआ है, बाँस का चित्रांकन इसके समय में बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो मंसूर द्वारा चित्रांकन किया गया। कई बार एलटी 2014 के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए या 2011 के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये पूछा गया है कि कौन सा चित्रकार कौन सा चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में उत्तम श्रेणी का चित्रकार है। वह है मंसूर, जिसने बाँझ का चित्रांकन किया है, पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है, बेल बूटों का चित्रांकन किया, फूलों का चित्रांकन किया गया है। ये सारी चीज़ें जहांगीर के समय में देखने को प्राप्त हुई हैं। यदि मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं चित्रकला में रुचि लेता ही था, और इसका जो कुशल जो कला पारखी थी, जो इसकी कुशल कला को परखने की जो क्षमता थी, वो किसी भी चित्रकार का चित्र देख के बता देता था कि ये चित्र फलाने फलाने व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। यदि कोई भी चित्रकार किसी चित्रपट पर अपना ब्रश या पेंसिल द्वारा किसी भी चित्रांकन करने की जो कोई रेखाएं भी खींच देता था, तो जहांगीर ऐसा कुशल बादशाह था, ऐसा कला पारखी था, वो बता देता था कि ये चीज़ फलाने फलाने चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है। वो उसे कला के क्षेत्र में इतना ज़्यादा अनुभव हो गया था। यही व्यक्ति चित्रणों की बात करें, अलग अलग व्यक्तियों की का चित्रांकन, उनका उनकी जो हाव भाव शैली होती है, जो उनका कार्य करने की क्षमता होती है, किसी कलाकार का कला कलाकृति करने की अलग पहचान होती है। चाहे वो चित्रांकन की बात हो या सभी चित्रों की बात करें या व्यक्ति विशेष का चित्रांकन की बात करें, तो वो अलग अलग पैटर्न के आधार पर अलग अलग चीज़ें करता था। ठीक है, ये चीज़ एलटी में पक्का आएगा इस बार की। यदि हम एलटी का पेपर देखें तो बहुत ही इजी आएगा, मगर हमें घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछली बार के जो क्वेश्चन पेपर हम उठा के देखें तो वो कहीं ना कहीं टफ आया है 2014 या 16 का अपेक्षा। ठीक है, सॉरी। अब आते हैं हम उसकी चित्रकारी की बात। चित्रकारी में जहांगीर के उत्कृष्ट चित्रों का वर्णन गिरिगोट, विलियम सहांकी और सर टॉमस रो एक बार इनके दरबार में आए थे। ये उन्होंने जहांगीर को एक भेंट स्वरूप अपनी घड़ी उनको भेंट की थी। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का भी विकास हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय चित्रकला भी धीरे धीरे अपनी जो उच्च श्रेणी को, जो उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, और उसने भी ये चीज़, यदि मुगल बादशाह होने के बावजूद भी इसने भारतीय चित्रकला को भी महत्व दिया है। सॉरी। अब हम कभी ऐसा आ जाता है असंबंधित, बताओ कौन से इससे संबंधित रखता है, कौन इसमें नहीं रखता है। अब और मनोहर बेहजाद, मिस्किन, ये किसके समय के चित्रकार हैं, कहने का तात्पर्य है। बेहजाद एक प्रसिद्ध चित्रकार है, जो ईरानी चित्रकार है, आप लोगों को पता होगा, जिसका लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्क बाबरी में भी किया है। जब मंसूर, मनोहर और मिस्किन मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार हैं। ये बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के चित्रकार हैं। इनके द्वारा समय समय पर बहुत अच्छा चित्रांकन किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब मंसूर एवं मनोहर जहांगीर के दरबार से संबंधित चित्रकार हैं। ये दो चित्रकार जहांगीर के दरबार से संबंधित हैं। अब मिस्किन अकबर कालीन यूरोपीय चित्रकार था। ये यूरोपीय शैली में ये बहुत ज़्यादा निपुण था, क्योंकि इसे यूरोप शैली के छोटी सी छोटी
बातें पता थी, उसका चित्रांकन किस प्रकार से करना था ये इसमें निपुण था। यदि हम अब्दुल अबुल फजल की बात करें, ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मिस्किन का उल्लेख किया है। यह बहुत कुशल चित्रकार हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग राजाओं ने अलग अलग तरीके से अपने अपने चित्रकारों को, जो उनके दरबार में जो उच्च कोटि के चित्रकार हैं, उनका अलग अलग समय में सम्मान और प्रशस्ति पत्रों से भी नवाजा है, और जो धन दौलत से भी काफ़ी परिपूर्ण किया हुआ है। और कुछ चित्रकारों को वो अपने सम्मुख से अपने सम्मान समझते थे, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दर्शाया गया। अब 25 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा मुगल चित्रकार है, उसका नाम बताइए, कह रहा है। अब वो है मुगल चित्रकार उस्ताद मंसूर। ये मुगल चित्रकार हैं, ठीक है। इनके द्वारा, उस्ताद मंसूर द्वारा ही बाँस का चित्रांकन किया गया है, जो विश्वविख्यात चित्रांकन है। ये कला प्रेमी के साथ साथ पक्षी प्रेमी भी हैं। इन्हें प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। जिस प्रकार से जहांगीर एक कला पारखी प्रेमी होने के साथ साथ इसके जो चित्रांकन करने की जो क्षमता थी, उससे भी कहीं 100 गुना अच्छा कला पारखी था। अब 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, कह रहा है। ये चित्रकार था अकबर के दरबार का चित्रकार था। सम टाइम कभी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी घुमाया जा सकता है, ठीक है। अब मीर सैयद अली की यदि हम बात करें तो वो अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। हुमायूं ईरान से भारत आते समय वहाँ के 2 चित्रकारों को अपने साथ लाया था, जिसमें से एक मीर सैयद अली भी थे। जो इससे पूर्व जो था ख्वाजा अब्दुल अहमद, ये चित्रकार जो जिसमें बाबर भारत को प्रस्थान कर रहा था, उस समय ये अपने साथ इन 2 चित्रकारों को भारत ले आया। और ईरानी शैली का जो मिश्रण हमें मुगल शैली में देखने को मिलता है, वो इन चित्रकारों के ही द्वारा देखने को प्राप्त होता है। सैयद अली के निरीक्षण में प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किया गया है। और दास्तान ए अमीर हजमा के चित्रपट की श्रेणियों में आते हैं, ठीक है। अब 27 क्वेश्चन की बात करें, आप इस पे गौर कीजिएगा। 27 जो क्वेश्चन है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। ये सभी चित्र जो हूबहू जो चित्र व्यक्ति का चित्रांकन किया करते हैं, उनको कहते हैं जो हूबहू बनते हैं, वो अकबर के समय में इसको महत्व दिया गया। सभी चित्रों का, अब पहले तो सर्वप्रथम आप सभी चित्र होते क्या हैं इसका उल्लेख समझिए। होते क्या हैं, कभी हूबहू चित्रण या रूप चित्रण की बात भी आती है, तो वो सभी चित्रण ही कहलाए जाते हैं, जिसे पोर्ट्रेट मोड में बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी। चित्रों को अकबर के शासनकाल में महत्वता मिलना प्रारंभ हो गया था। अकबर ने स्वयं का चित्रांकन भी बनवाए इनके द्वारा। अब्दुल फजल बताता है कि उसने हुक्म दिया कि भैया उमरा अपने अपने चित्रों को बनवाए। कहने का तात्पर्य है, उसके द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जो अपने अपने चित्रों को बनाए। यदि हम अन्य तथ्यों की बात करें, जहांगीर के समय में भी बड़ी संख्या में व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया है, जिसे हम सभी चित्रण कहते हैं। व्यक्ति विशेष का जो चित्रांकन किया जाता है, वो सभी चित्रण के अंतर्गत आता है। और जहांगीर ने भी इसमें प्रमुखतः ध्यान दिया कि ये अच्छे बने। साथ ही मुख्यतः जो जहांगीर का जो चित्रांकन का जो प्रति जो प्रेम था, वो प्रकृति का चित्रांकन की तरफ अधिक उसका झुकाव था। वो ज़्यादा दरबारी चित्रांकनों का भी, और जो
मुगल सम्राट द्वारा जो बनाए जाते थे उस समय जो जिस प्रकार का चित्रांकन किया जाता था, दरबारी चित्रांकन, शिकार के दृश्यों का चित्रांकन, स्थापत्य कला का चित्रांकन, सभी चित्रों का चित्रांकन, इससे परे इसका रुझाव, जागीर का रुझाव प्राकृतिक चित्रों की तरफ था। कहने का तात्पर्य बरगद का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, वकट का पेड़, फूल पत्तियाँ अलग अलग किस्मों की, ठीक है, और पशु पक्षियों के अलग अलग पशु पक्षियों का चित्रांकन, और और ये जंगली जानवरों का चित्रांकन, जो प्रकृति से संबंध होता था उनका चित्रांकन करने में ये अधिक रुचि रखते थे। और शाहजहाँ को दैविक प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनाने का भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में शौक था। अब शाहजहाँ अपने आप को एक देवता के तौर पर समाज में प्रस्तुत करता था। वो जिस प्रकार से हम देवताओं का चित्रांकन करते हैं उसी प्रकार से वो अपने चित्रकारों द्वारा अपना चित्रांकन देवता के समान करवाता था। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम आपको डिटेलिंग में बता रहे हैं तो इसको आपको समझना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एलटी में पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। रूप चित्रण का निर्माण। अब इससे पूर्व मैंने आपसे क्या कहा था, वही चीज़ अब यहाँ पर रिपीट हुई ना, समझने की कोशिश कीजिए बस। अब रूप चित्रण का निर्माण किसने शुरू कराया? कहने का तात्पर्य सभी चित्रों का चित्रांकन किसके समय में हुआ था? ये चित्रांकन हुआ था अकबर के समय में, क्योंकि अकबर अपने पोर्ट्रेट बनाया करता था, व्यक्ति विशेष का चित्रांकन किया करता था। यही चीज़ इसके अंतर्गत आ गई है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। प्रकृति चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर पहुंचा? अब भैया प्रकृति के प्रति किस राजा को प्रेम था, किस मुगल सम्राट को प्रेम था? वो ऑब्वियसली है कि भैया जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, उसका झुकाव प्रकृति की तरफ था, तो वो क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन का आंसर होगा जहांगीर। अब सभी किसे कहते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चनों का रूप बदलता है, क्वेश्चन रहता वही है, समझ लीजिएगा, मगर बदलता है उसका स्वरूप। किस प्रकार से क्वेश्चनों का स्वरूप बदल रहा है आप ये देख रहे हैं। इसमें मैं किसी प्रकार का आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन की सत्यता आपके सम्मुख से मैं रख रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं उसमें इसका उल्लेख हो रहा है ना। मैं अपने मन से तो कहीं आपको कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ जो इस चैप्टर से अलग है, हम अपने सब्जेक्ट से भटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। सभी चित्रण किसे कहते हैं? सभी किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष का हूबहू चित्रांकन करना, चित्र के रूप में उसे प्रदर्शित करना, सभी चित्रण कहलाया जाता है, ठीक है, जिसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। म्यूरल पेंटिंग अलग होती है, समझ लीजिएगा, म्यूरल पेंटिंग कुछ अलग होती है, और रंगोली का भी अलग महत्व होता है। और वस्तु चित्रण जो वस्तु में किया जाता है, भैया भैया वस्तु चित्रण किस में किया जाता होगा? जो कपड़े में चित्रांकन किया जाता है। म्यूरल पेंटिंग हो जाए तो मूर्त रूप से बनाई जाती है, और रंगोली पेंटिंग आपको धरातल में बनाई जाती हैं। और पोर्ट्रेट मोड में क्या बनाया जाता है? व्यक्ति चित्रांकन होता है, उसमें आप लैंडस्केप का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्यक्ति चित्रणों का उसमें उल्लेख किया जाता है, उसका चित्रांकन किया जाता है। ये क्वेश्चन आप गांठ पाड़ लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा। अब 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। समटाइम कुछ ऐसा चीज़ें हो जाती हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अब कह रहा है कि भैया किस शैलियों पर, शैलियाँ क्या होती है? यदि आपने इससे पूर्व की जो वीडियो अपलोड की है मैंने, उसमें यदि आप देखें शैलियों का भी मैंने एक डिटेलिंग वीडियो बनाया है, उसे देख लीजिएगा। अब शैलियाँ कौन सी होती हैं, उपशैलियाँ कौन सी होती हैं, उसका प्रधान केंद्र कौन सा होता है? यदि कोई शैली उत्पन्न होती हैं तो उसका प्रधान केंद्र भी निश्चित होगा। वो किस शैली से कट के बनी हुई है, किस शैली से पृथक होकर वो नई शैली का रूप धारण किया है, ये शैलियाँ होती हैं, ठीक है।
वो आप देख लीजिए, अभ्रम शैली, पाल शैली, नाहक शैली, बसौली शैली, चंबा शैली, गुलेर शैली, राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली, गढ़वाल शैली इत्यादि जो जो शैलियाँ हैं ना, इसी का ही प्रादुर्भाव होता है। इनको डिटेलिंग में देख लीजिएगा। अब शैलियों की यदि हम बात करें तो उसमें एक वीडियो पूरी बनानी पड़ेगी, इससे जो पूर्व बनाई है उसका अध्ययन कर लीजिएगा आप। अब शैलियों की बात करें तो कह रहे हैं ना, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। भैया, यदि अकबर की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति विशेष जिसे सभी चित्रांकन कहा जाता है उस पर विशेष प्रभाव पड़ा है। अकबर और जहांगीर काल को यदि हम सम्मानित तौर से अंतर इसमें स्पर्श करें, ये इसका यदि तुलना करें या इसकी विशेषताओं की वर्णन करें, सभी चित्रांकन हुआ है जिसे हम व्यक्ति विशेष का चित्रांकन कहते हैं या हूबहू चित्रांकन कहते हैं, इसका विशेष प्रभाव इस शैली के अंतर्गत देखने को मिला है। यदि हम बाबर की बात करें, बादशाह की बात करें, ठीक है, बाबर, हुमायूं, बादशाह अकबर, ये जो शासक रहे हैं इनके द्वारा अपने चित्रांकन किए गए हैं, उसका प्रभाव उनके पुत्रों में भी देखने को प्राप्त हुआ है। बादशाह अकबर स्वयं अपनी सभी या अपना मुखाकृति मतलब स्वयं का चित्रांकन बनवाया करता था, और वो बैठे हुए मुद्रा में बनवाया करते थे, और अपने राज दरबारी जब जिसमें राज दरबार चढ़ता है उस समय का चित्रांकन किया करते हैं। दोनों तरफ दरबार चल रहा है, सम्मुख से पृष्ठ पर उस अकबर का चित्रांकन दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल पेंटिंग अलग होती है, पोर्ट्रेट पेंटिंग अलग होती है, मैंने इसको बता रखा है। ये सभी हूबहू चित्रांकन जिसे कहा जाता है, व्यक्ति विशेष का चित्रांकन जो होता है, ये अकबर के शासनकाल में हुई है। यदि हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अकबर ने महान व्यक्तियों को और अपने पूर्वजों का जो चित्रांकन एक बहुत बड़े स्तर पे किया गया है, जिसे मूर्खता तैयार किया गया है, मूर्खता बड़ा मात्रा में तैयार किया गया है। यदि हम जहांगीर की बात करें, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है, बिशनदास सभी बनाने में बेजोड़ हैं। मतलब जहांगीर के शासन काल में जो चित्रकार जो सभी चित्रांकन जो हूबहू व्यक्ति विशेष का जो चित्रांकन किया करते थे, वो कहता है कि ये जो चित्रकार है बिशनदास, ये सभी चित्रण बनाने में निपुण है, और चित्रकारों की अपेक्षा अलग अलग सम्राटों के अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग नजरिया होता है देखने का चित्रांकनों को। यदि कोई पेंटिंग की बात करें, यदि कोई समाज में कोई पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए रखी जाती है, समाज का जो प्रत्येक जो दार्शनिक होता है, जो उसे देखने के लिए आते हैं, हर किसी की देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। हर कोई उसमें बहुत ढेर सारी त्रुटियां ढूंढने की कोशिश करता है, कोई उसमें अपने कुछ यादों को ढूंढने की कोशिश करता है। तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ये हमारे साहित्य के तौर पे देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। अब बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ने अपने दरबारी में इनियात खां की मृत्यु के समय जो बहुत दुर्बल और कंकाल मात्र हो गया था, कहने का कहने का तात्पर्य है जहांगीर ने अपने दरबारी इनियात खां की मृत्यु के समय जो उसके दरबार में जो इलियास नामक जो चित्रकार हैं, वो कहते हैं कि वो जिस समय उसकी मृत्यु हो रही थी वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला और कंकाल रहित हो गया था। मतलब उसकी बॉडी से उसके कंकालों को गिना जाता था कि जो हम जिसे बॉन कहते हैं, जिसे हड्डियां कहते हैं, उनको हम स्पर्श तौर पे हम गिन सकते हैं कि भैया इसके शरीर में इतनी हड्डियां प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई जाती हैं। तो उसका भी चित्रांकन जहांगीर द्वारा अपने चित्रकार द्वारा कराया गया है। देखिए कितनी क्रूरता भी दर्शाई वो, यदि इसे हम क्रूरता भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये चित्रकार का दृष्टिकोण है देखने का, वो किस दृष्टिकोण से चित्रांकन करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ें कला के अंतर्गत देखने को प्राप्त होती हैं। यदि आ जाए
कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जहांगीर ने अपने दरबारी की मृत्यु के समय उसका कौन सा कंकाल बनाया, नहीं कौन सा चित्रांकन किया, वो कौन सा चित्रांकन किया गया, उस व्यक्ति विशेष का क्या नाम है। इनायत खां वो व्यक्ति विशेष है जिसका चित्रांकन जहांगीर द्वारा कराया गया है, जो अपने मरणासन स्थिति में है। उस स्थिति में जहांगीर द्वारा उसका चित्रांकन किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम 32 क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। अब बात आ गई हिंदू चित्रकार की, क्योंकि जहांगीर मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो उसके शासनकाल में कितने हिंदू चित्रकार रहे हैं, अब इसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, जो हिंदू चित्रकार था वो बिशन दास था। उसने पूर्व कहा था ना कि बिशन दास सभी चित्रों, देखो नाम से ही उसका उच्चारण हो रहा है बिशन दास, या मोहम्मद बिशन दास होना चाहिए था अगर यदि वो मोहम्मदन कम्युनिटी से आता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य कम्युनिटी से आता नहीं है, तो वो उसका नाम क्या है, बिशन दास। दास मतलब हिंदू। इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, वो जहांगीर के जो चित्रशाला में जो उसके अंतर्गत जो कार्य करता था, वो हिंदू चित्रकार जो सभी चित्रों में निपुण था, वो था बिशन दास। जहांगीर की चित्रशाला में बिशन दास एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। इतना इसे नोट कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसे याद भी कर लीजिएगा। जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फरान मतलब ईरान के शाह अकबर के दरबार में चित्र बनाकर भिजवाए थे। बिशन दास शाह और उनके अनेक अमीर तथा परिजनों के अनेकों सभी चित्रों, और जिसे हम व्यक्ति विशेष चित्रांकन हूबहू जो चित्रांकन कहते हैं, उनका चित्रांकन करवाया। जब जहांगीर ने ये देखा कि भैया बिशन दास व्यक्ति विशेष का चित्रांकन करने में निपुण है, तो उसने अपने जो फारस के जो ईरान के जो शाहजहाँ थे, जो वहाँ के बादशाह थे, उसकी रॉयल फैमिली जिसे हम कहते हैं, उसका पूर्ण पूर्ण व्यक्ति चित्रांकन किया गया। उसकी फैमिली के बच्चों के जितने भी थे उस राजा के शासनकाल में, उनके रिश्तेदारों का भी चित्रांकन उसके द्वारा किया गया है, जो बहुत मात्रा में किया गया। कहते हैं कि ये 1 से 2 वर्ष ईरान में ही रहे, क्योंकि उनके द्वारा जो व्यक्ति विशेष का जो चित्रांकन किया गया है वो बहुत लंबे समय तक के लिए किया गया था, क्योंकि वो अमीर थे। क्योंकि वो एक साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑब्वियसली वो अमीर होंगे ही, वो शाही दरबारी थे, क्योंकि दरबार में रहते थे। ठीक है, अब आते हैं इसी का महत्वपूर्ण पार्ट को हम याद करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं? यदि हम तथ्यों की बात करें तो ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी प्रश्न को किस प्रकार से प्रकट करने की जो क्षमता होती है, उन्हें ही हम तथ्यों पे जोड़ते हैं। ठीक है, जहांगीरकालीन एक प्रमुख चित्रकार, जो जहांगीरकालीन मतलब जहांगीर के समय में कौन सा ऐसा प्रमुख चित्रकार था, जो चित्रकार था वो मनोहर था, जिसका नाम तुर्की ए जहांगीर में नहीं मिलता है। क्योंकि जो तुर्क ए जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें इस चित्रकार का वर्णन नहीं किया गया है। यदि कहीं पर ऐसा भी आ सकता है कि जहांगीर की आत्मकथा के अंतर्गत वह कौन सा चित्रकार है जिसका वर्णन नहीं किया गया है, वो चित्रकार है मनोहर। ठीक है, अब पर्सी ब्राउन ने कहा था, पर्सी ब्राउन एक ब्रिटिश कहे या तो कहे ये विद्वान, साहित्यकार या राजनीतिकार, ये
हर चीज़ का इनने अनुभव था। इन्होंने जहांगीर के लिए दो शब्दों का यूज किया था। जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला का वास्तविक पतनोन्मुख हो गया है। मतलब जहांगीर के समय में कला अपने पतन से कहीं ऊपर उठ चुकी है। जो कला का स्थान निर्धारित होना चाहिए उस स्थान को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब दूसरी बात, जहांगीरकालीन चित्रकला में जो चित्रकार जो मनोहर की बात कर रहे थे वो बसावन का पुत्र था। ये हिंदू चित्रकार है, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मनोहर किसका पुत्र था? वो बसावन का पुत्र था। जहांगीर के चित्र, जो जहांगीर के जो सभी चित्रों की बात करें जिसमें कुशलता के लिए बिशनदास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार में दिया है। आज जिस प्रकार से हम समाज में क्या होता है, यदि हमारे द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया जाता है समाज के प्रति या कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, तो अलग अलग विधाओं में जब कुछ कोई व्यक्ति विशेष अच्छे कार्य करता है तो उसको भारत सरकार द्वारा अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा जाता है, जिसका क्रम पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ठीक है, ये पुरस्कार दिए जाते थे आज के समय में। उस समय क्या होता था, जब कोई चित्रकार अच्छा प्रदर्शन करता था तो राजा खुश होकर उसे सर्फियाँ, सोने, चांदी, जमीन, जायदाद और राज दरबारी का सुख और भेड़ स्वरूप उन्हें सोने चांदी से लाद देते थे। साथ ही जो उनके जो प्रसिद्ध, जो उनके जो पीर, ये जो जानवर हुआ करते थे जिनकी वो सवारी करते थे, घोड़े, हाथी, इनको क्या करते थे, भेड़ स्वरूप उन्हें दे दिया जाता था। अब कहते हैं बिशन की कला से प्रभावित होकर जहांगीर ने उन्हें सोने चांदी और हाथी भेड़ स्वरूप दिया था, क्योंकि इनकी चित्रकारी कुशल चित्रकारों में थे, ये श्रेष्ठ चित्रकारों में इनकी गिनती हुआ करती थी। और जहांगीर बिशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुर्के जहांगीर, जहांगीर की जो आत्मकथा है, अब एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग, जहांगीर की जो आत्मकथा है वो तुर्के जहांगीर, अब जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, ये इनकी क्या है, इनकी व्यक्ति विशेष की आत्मकथा है। मैंने इससे पूर्व आपसे 1000 बार बोल दिया है, पुनः आपसे मैं इस शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, अगर हम मुगल काल पढ़ रहे हैं तो मुगल काल का मतलब बाबर से हुमायूं, हुमायूं से शाहजहां, शाहजहां से अकबर, अकबर से, इन चीज़ों का क्या है, उन्हीं का ही इतिहास दोहरा रहे हैं हम। उन्हीं की इतिहासकार कला में कितना ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ये चीज़ है। एक लेखक हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि रॉबर्ट वार्डन करके चित्रकार हैं, वो एक साहित्यकार भी हैं, वो एक राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ भी हैं। उनके द्वारा ये तथ्य दिया गया था, मुगल साम्राज्य की यदि हम बात करें तो मुगल साम्राज्य एक ऐसी विधा है जो निरंतर मुगलों के ही बारे में बताती है, ठीक है। यदि हम बात करें तुर्के जहांगीर की बात करें तो ये कि इसके अंतर्गत क्या है, बाबर की आत्मकथा, बाबर के संपूर्ण जीवन काल में क्या क्या हुआ उसकी अध्ययन करेंगे। अब हम अकबर की बात करें तो अकबरनामा, बाबर की बात करें तो बाबरनामा, हुमायूं की बात करें तुर्के हुमायूंनामा, ये चीज़ें क्या हैं, इनके आत्मकथा, हम इन्हीं का ही अध्ययन कर रहे हैं। इनके शासनकाल में किस प्रकार से कला ऊपर नीचे हुई है, उन्हीं इन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। कला में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, कुछ टफ नहीं है उसे समझना, मगर समझने का हेर फेर है, ठीक है। अब यदि हम बात करें जहांगीर के शासनकाल में, तो जहांगीर की जो आत्मकथा है तुर्की जहांगीर में लिखा है, मेरे भाई शाह अब जो उनके भाई हैं, उसने ऐसी सच्ची छवि बनाई
कि मैंने जब शाह के नौकरों को दिखाया वो दंग रह गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो जहांगीर का भाई है, ठीक है, जो जहांगीर का भाई है बिशन दास द्वारा उसके भाई का जो चित्रांकन किया गया है, जब जब वो पोर्ट्रेट कंप्लीट होके जब जहांगीर को दिया गया बिशन दास द्वारा, तो उन्होंने जब अपने सेवक और सेवादारों को और जो बावर्ची होते हैं उनको दिखाया, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया गया है, क्योंकि वो हूबहू पेंटिंग उनका जो सभी चित्रण है वो बनवा कर दे दिया था। एक चीज इसे नोट कर लीजिए। और सभी लोग उसे देख के दंग रह गए। अब जहांगीर बिशनदास के संबंधों की बात बहुत कहें तो वो एक घनिष्ठ तौर पे एक मित्र के भांति थे। इसके शासनकाल में सुंदर कला भवन, जिसमें हम काशी की बात भी करें, बिशनदास की सभी की अनुकृतियाँ बोस्टन संग्रहालय में भी स्थित हैं। ठीक है, बिशनदास ने नूरजहाँ की का सभी चित्रण भी बनाया है। नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ जो उनकी बेगम थी उनका भी हूबहू चित्रांकन किया गया है। कहते हैं बिशनदास द्वारा जो शेख सूफी संत का चित्रांकन भारत कला का जो संग्रहालय है, जो भवन है वाराणसी में जो स्थित है, देखो एक कला भवन है, ठीक है, जो कला भवन है वो है भोपाल में, और ये कला भारत कला भवन है ये है वाराणसी में। दोनों में अलग अलग चीज़ हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब शेख सूफी संत किसके चित्रित हैं, ये किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, ये किसके द्वारा किए गए हैं, बिशनदास द्वारा चित्रित किए गए हैं। अब बिशनदास किस पे निपुण थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है सभी चित्रों में, छवि चित्र जिसे हम कहते हैं उसमें क्या थे, ये निपुण थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन की बात करें। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रणों को विशेष स्थान किसके समय मिला। अब ये किसके समय मिला, ये शाहजहाँ के समय में मिला, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का चित्रांकन करता था। यदि हम लघु चित्रों की बात करें, मुगल शैली की स्थापना करने वाला अकबर व्यक्ति चित्रण कम पसंद करता था, परंतु इसका जो पुत्र था जहांगीर, वो व्यक्ति चित्रणों को संरक्षण प्रदान किया। इसके द्वारा शाहजहाँ ने अपनी पराकाष्ठा पर इसे पहुंचाया और उसके पश्चात ये अपने स्तर अपनी धुरी की तरफ अग्रसर होती चली गई है। और मुगल चित्रकलाओं में जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में बनी है, वो बनी है जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में जो बना है वो बना है बिशनदास द्वारा जो बनाए गए हैं। मुगल चित्रों में श्रेष्ठ सभी चित्र जिन्हें हूबहू चित्रांकन कहते हैं वो बना है जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर को अपना चित्रांकन करवाने का बड़ा ही शौक था, और अब्दुल हसन ने जहांगीर के शासन रोहण का एक चित्रांकन बनाया, जो अब्दुल ए जहांगीर का जो मुख्य पृष्ठ है उसमें चित्रांकन किया गया है इसका। और बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्णतः समझता था, और इस युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में उसे माना जाता था। ठीक है, अब श्रेष्ठ सभी चित्रण, अब मतलब सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है ये पूछा गया है। अब्दुल हसन के द्वारा किया गया है, जिस समय जहांगीर अपना राजकाज समझ रहा था। जब वो पहली बार गद्दी में बैठा, जो तोरण सिंहासन कहते हैं उसमें बैठा, जब उसका दरबार का चित्रांकन किया गया था, उससे प्रभावित होकर जहांगीर द्वारा ये कहा गया कि ये विश्व का श्रेष्ठ चित्रकार है। ठीक है, और इसके चित्रकला देखने को भी प्राप्त होती है। अब 37 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चनों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर बाद में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। मैंने आपको कहा था ना किसके द्वारा किया। आपने यदि पहले क्वेश्चन को आपने शांतिपूर्ण तरीके से देखा होगा, स्मरण किया होगा, सुना होगा, तो आपको ये आता होगा ये किसके द्वारा किया गया, किसने किया था उसका सिंहासन का चित्रांकन जब वो पहली बार गद्दी में बैठा। अब्दुल हसन द्वारा, जिसे किसकी संज्ञा दी गई थी, श्रेष्ठ चित्रकार जहांगीर के उस युग का। मतलब कोई प्रत्येक, अब मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। ठीक है, ये वर्तमान समय का है, यदि आप इसे समझने की प्रयत्न करें। हम अभिनेता की बात करें, कहते हैं ना सदी का महानायक
मतलब इस सदी का महानायक कौन है? अभिनेता अमिताभ बच्चन। इसके समान कोई अभिनेता उसके आसपास भी नहीं ठहरते हैं। कहते हैं सदी का मतलब इस युग का अभिनेता, सदी का महानायक मतलब इस समय का, इस पीरियड का श्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अमिताभ बच्चन। उसी प्रकार से जहांगीर के जो सिंहासन सत्ताहीन जो वाला जो चित्रांकन जो बना रखा है, सत्तासीन जो चित्रांकन, जो जब सत्ता में बैठता है, जो सिंहासन में बैठा था, उसका जो चित्रांकन किया गया था वो अब्दुल हसन द्वारा किया गया था। और अब्दुल हसन द्वारा उसे उस युग का श्रेष्ठ चित्रकार की श्रेणी में उसे रख दिया गया था। ठीक है। अब भारतीय चित्रकला में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मैंने आपको, यदि हम जहांगीर के बारे में बात कर रहा था तो उस समय मैंने आपको बता दिया था कि जहांगीर कौन है? प्रकृति प्रेमी है। तो प्रकृति के अंदर क्या क्या आता है जी, ये आप लोगों को पता होगा। देखो, प्रकृति के अंदर सब कुछ समावित है। ठीक है। प्रकृति का भी एक छोटा सा अंग हम भी हैं। ठीक है। यदि प्रकृति की बात हो रही, पेड़ पौधों की बात हो रही, वातावरण की बात हो रही है, झरनों की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है, पशु पक्षियों की बात हो रही है, लताओं की बात हो रही है, नभ का बात हो रही है। ठीक है। ये चीज़ प्रकृति के अंतर्गत आती है। प्रकृति के अंतर्गत हम भी हैं, हम उसका छोटा सा अंग है। मगर इसका झुकाव, जो जहांगीर का झुकाव जो था प्रकृति की तरफ था, इसीलिए उसे प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। उसे अन्य चित्रों के प्रति अधिक झुकाव उसका किसके तरफ था? प्रकृति का। अब इसके शासनकाल में भी एक चित्रकार था जिसे हम मंसूर के नाम से उसे जानते हैं। वो पशु पक्षियों का जो चित्रांकन करता था उसमें वो निपुण था। इसके समय का जो एक विश्वविख्यात जो एक पेंटिंग है जो आज बोस्टन संग्रहालय लंदन में रखी गई है, वो है बांज का चित्रांकन। विश्वविख्यात चित्रण बांज, एक बांज को दर्शाया गया, एक हाथ में रखे हुए दर्शाया गया। वो बहुत ही अच्छा पेंटिंग है। यदि आप देखोगे उसे तो आप मग्न हो जाओगे कि इस समय ऐसी पेंटिंग बनाई गई है जिसमें बांज का बहुत खूबी तरीके से चित्रांकन किया गया है। यदि एक वीडियो में ऐसी लाऊंगा जिसमें सभी राजाओं के समय सभी चित्रकारों का जो द्वारा जो चित्रांकन किया गया उसकी पेंटिंग्स मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। उससे आपको और समझने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बस थोड़ा सा बचा है, हम इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था। क्योंकि क्योंकि भैया जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन पक्षियों का बनाया गया था। मैंने आपको बताया था ना कि ये मंसूर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांस का चित्रांकन किया गया था। ठीक है। जहांगीर अपने समय में अब्दुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। देखो, पीर ये होता है ना कोई, अब मान लीजिए आप लोगों के परिवार में भी, अब मान लीजिए आप 2-3 भाई हो, 2-3 बहनें हो, तो माता पिता का कोई एक पीर होता है जिसे वो समझते हैं कि ये मेरी भावनाओं को समझता है। वो व्यक्ति विशेष को क्या करता है? आकर्षित करता है, जिसे हम पीर कहते हैं। उसी प्रकार से हैं तो बच्चे, है ना, सभी बच्चे हैं, उसमें से कोई एक पीर होता है। उसी प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में बहुत से चित्रकार रहे हैं जो विश्वविख्यात भी हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। मगर जो उसके जो सबसे हृदय के करीब जो चित्रकार था वो था अब्दुल हसन। उसे सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता था क्योंकि वो उस युग का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था जो व्यक्ति चित्रांकन में कुशल था। और वो उसे बहुत चाहता भी था, उससे कहीं ना कहीं उसको लगाव भी था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डालते हैं। अब्दुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में रखते हैं। अब इसी के शासनकाल में एक और चित्रकार था, अब वो था बिशन दास। इसको कहीं ना कहीं हमने अनदेखा कर दिया ना। उसी प्रकार से भी यहाँ पर जहांगीर द्वारा भी इसे अनदेखा कर दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो दो श्रेष्ठ चित्रकार हैं, अब्दुल हसन और मंसूर। ठीक है। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए प्रकृति का चित्रांकन इसके शासनकाल में बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। अब्दुल हसन द्वारा जो सर्वाधिक चित्रों की जो विशेषताएं की गई है, जो यह रंग योजना, वर्ण योजना, ठीक है, अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से किया गया है, जिससे
चित्रांकन की जो पराकाष्ठा को जो प्रदर्शित किया है वो चटकदार है, चमकीला है, भड़कीले कलरों का प्रयोग है और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और तटस्थ रंगों का भी इसके अंतर्गत प्रयोग देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरे तथ्य की हम बात करें तो अब्दुल हसन बादशाह जहांगीर की जो छाया कहते हैं ना, छाया चित्रांकन में रहकर बड़ा हुआ था। मतलब मैं किसी के छत्र छाया के अंतर्गत पला बला हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कोई अनाथ बच्चा हूँ, किसी ने मुझे शरण दी, मैं उसके अधीन रहा। मैं मेरा पालन पोषण किसके संरक्षण के काल में हुआ, किसकी छत्र छाया के संरक्षण में हुआ। जो व्यक्ति विशेष द्वारा जिसने मुझे अडॉप्ट किया है उसको जाएगा ना उसका क्रेडिट। उसी प्रकार से जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल हसन का जो बाल्य अवस्था जो संरक्षण हुआ था वो जहांगीर के समय में हुआ था, इसलिए उसका प्रिय था और संरक्षण भी उसी के द्वारा उसे दिया गया था। ठीक है। अब जहांगीर मंसूर को उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रकार और वनस्पति चित्रकार समझता तो था, परंतु किसी कारणवश वह नादिर उल अम्ल से उसे उपाधि से अलंकृत कर दिया गया था, क्योंकि वो किसी न किसी चीज में प्रसिद्ध था, निपुण था। इसलिए उसके शासनकाल में जो पशु पक्षियों की बात करें, जो वनस्पति की बात करें, जो इनका जो चित्रांकन जो मंसूर द्वारा किया गया था, इसका जो चित्रांकन देख के जहांगीर खुश हो गया था। उसके खुशी के कारण उसको एक उपाधि दी गई थी, नादिर उल असर की उपाधि से उसे सम्मानित किया गया था। मंसूर द्वारा जब कश्मीर के जो 100 से अधिक पुष्पों का जो चित्रांकन किया गया था, जो कश्मीरी जो पुष्प होते हैं, जो उसकी कश्मीरी घाटी में के जो तलहटी में जो पुष्प पाए जाते हैं, जिस जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में बर्म कमल जो पिथौरागढ़ के हिमालयी क्षेत्रों के तलहटी में पाई जाता है, उसी प्रकार से कश्मीर घाटी में जो बहुत अच्छे जो सुंदर सुंदर जो डल झील के आसपास जो कहा जाए पुष्पों का जो पुष्प मेला लगता है, उसमें वो पुष्पों को आप देख सकते हैं। वो उन चित्रों का बहुत अच्छा चित्रांकन किया गया है, सौम्य तरीके से किया गया है और वो जो हृदय प्रिय जो चित्र बने हैं उससे प्रभावित कहीं ना कहीं जहांगीर था। और मंसूर द्वारा जो बनाए गए थे जो पशु पक्षियों का जो जो चित्रांकन किया है, या यदि हम पशुओं की बात करें, पक्षी की तो हमने बात कर ली कि बांस का चित्रांकन किया गया जो विश्वविख्यात है। अब यदि हम यहाँ पर पशु की बात करें तो पशु के तौर पर जैबरा का जो चित्रांकन किया गया है वो उत्कृष्ट चित्रांकन किया गया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। यदि आपको मेरी कहीं पर कोई चीज़ें ऐसी लगी कि आपको ना पसंद आई हो, कृपया उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए कि जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। पुनः आपके सम्मुख से मैं अच्छी तरीके से वीडियो प्रस्तुत करने की